एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूपीएससी हिंदी माध्यम के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने पढ़ा था जैव मंडल के बारे में कि जैव मंडल में स्थल मंडल, जल मंडल और आपके वायुमंडल का विकास कैसे होता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, आपको पता है कि एक भूगर्भिक समय मापनी वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है और इस भूगर्भिक समय मापने के माध्यम से हम लोग क्या ज्ञात करने वाले हैं कि जो पृथ्वी के अंतर्गत आए गए जो चेंजेस है, पृथ्वी में किस किस तत्व की कब उत्पत्ति हुई और पृथ्वी में किस प्रकार के चेंजेस आए, इस भूगर्भिक समय मापनी के अंतर्गत हम लोग पढ़ सकते हैं। अब देखो, ये जो भूगर्भिक समय मापनी है उसको कुछ कल्पों में, इयोन में, युग में, महाकल्पों में विभाजित किया गया। ठीक है, और इस आधार पर हम जो पृथ्वी पर जो आए गए जो चेंजेस है वो हम पढ़ते हैं। देखो, एक चीज है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये हमारा पृथ्वी है। क्या है? ये हमारा पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं जो मैं बता चुकी हूँ। तो तीन अगर महत्वपूर्ण तत्व माने, पहले अगर मान लेते हैं जैवमंडल। अब जैवमंडल के जो तत्व हैं वो कौन से हो गए आपका? एक तो हो गया स्थलमंडल। ठीक है, स्थलमंडल। इसके अलावा एक हमने पढ़ लिया, क्या? जलमंडल पढ़ लिया। ठीक है, इसके अलावा एक कौन सा हमने पढ़ा? तो आपका वायुमंडल पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, वायुमंडल में क्या आ जाएगा? आपकी गैसेस आ जाएगी। क्या आ जाएगी? गैसेस आ जाएगी। गैसेस में मान लीजिए आपकी जो नाइट्रोजन ले लीजिए। ठीक है, नाइट्रोजन आ जाएगी। ठीक है, और हीलियम आ जाएगी, हाइड्रोजन आ जाएगी। हीलियम है, हाइड्रोजन है। ठीक है, और इसके अलावा है आपकी ऑक्सीजन आ जाएगी। ऑक्सीजन आ जाएगी, ऑक्सीजन के अलावा आ जाएगी आपकी मीथेन आ जाएगी। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगी। फिर इसके अलावा बात करें तो आपकी जैसे ऑर्गन आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके अलावा ओजोन है। इसके अलावा क्या आ जाएगी? क्रिप्टोन, नियोन, बहुत सारी गैसें हैं। इसके अलावा आपकी CO2 आ जाएगी। ठीक है, और जलमंडल की बात करें तो जलमंडल महासागरों के अंतर्गत है, महासागरों में है। और इसके अलावा कहाँ पर है? तालाबों में है, जलाशयों में है, नदियों में है, और नहरों के अंदर भी है, झीलों के अंदर है। भाई, नहरें तो नदियों पर बांध बनाकर बनाई जाती है। ठीक है, निकाली जाती है अलग से। इसके अलावा स्थलमंडल की बात करें तो आपके महाद्वीप या महादेश भी इनको बोलते हैं। महाद्वीप आ जाएंगे, द्वीप आ जाएंगे, देश आ जाएंगे। देश तो वैसे आपके महाद्वीप का ही पार्ट है। तो यहाँ पर कुछ स्थलमंडल इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है, ये पर्टिकुलर इसी संपूर्ण जैव मंडल का विकास कैसे हुआ। ठीक है, जैव मंडल की उत्पत्ति एक तरीके से। अब जैव मंडल में स्थल, जल, वायुमंडल तो है ही, जो क्या है? इसके अजैविक घटक है। क्या है? अजैविक घटक। ठीक है, मतलब इनके अंदर जीव पाया जाता है। क्या भाई? वायु में, आपके जल में, स्थल में, ये तो जीव देने का मतलब जीव को एक तरीके से उसके पुनरुत्पादन अथवा उसके विकास के लिए काम करते हैं। ठीक है, या जैविक जो घटक होते हैं उनके लिए ये सारे अजैविक घटक उनके भरण पोषण के लिए काम करते हैं। तो जैविक घटक तो ये तो नहीं है, पर जैविक घटक कौन है? तो आपका पादप जगत हो गया। ठीक है, इसके अलावा जीव जंतु हो गए, जानवर हो गए। ठीक है, और इसके अलावा कौन सा हो गया? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस जो जैव मंडल है इनमें इन सभी की उत्पत्ति अजैविक तत्वों की। अजैविक तत्वों का विकास कैसे हुआ? अजैविक मान लो पर्वत है, भाई महाद्वीप, द्वीप तो है ही, पर्वत है, पठार है। ठीक है, मिट्टी है। इसके अलावा आपका मैदान है। ठीक है, मरुस्थल है, ये आ जाते हैं। तो यहाँ पर इनका विकास कैसे हुआ? किसका? स्थलमंडल, मतलब आपके अजैविक घटकों का, और साथ में प्लस जैविक घटकों का। ठीक है, तो जैविक और अजैविक घटक, साथ में ऊर्जा घटक, थर्ड एक और ऊर्जा घटक भी तो है। और ऊर्जा घटक, भाई ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। इसके अलावा सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है इन सभी में विद्यमान रहती है। और इसके अलावा भी जो पृथ्वी में ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, यूरेनियम, टाइटेनियम, यूरेनियम, थोरियम की वजह से जो ऊर्जा हमें मिलती है वो ऊर्जा है। ठीक है, और आपके प्राकृतिक तेल है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, तो ये ऊर्जा घटकों के अंतर्गत ही आता है। तो वो जीव जंतुओं से बनता है। प्राकृतिक तेल भी मरने के बाद में जीवाश्मों से निकाला जाता है। ठीक है, प्रोसेस में बताऊंगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अजैविक घटक, जैविक घटक और ऊर्जा घटक, या फिर पूरा संपूर्ण जैव मंडल, जो सारे घटक इसके तत्व है। ठीक है, तो इनके बारे में हम उत्पत्ति और इसका विकास, ठीक है,
किस प्रकार से हुआ ये हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। और ये किसके द्वारा मतलब किसके अंतर्गत अच्छे तरीके से समझाया गया है, इसके लिए क्या है, एक भूगर्भिक समय मापनी बना दी गई है। बिकॉज मतलब जीरो से लेके उत्पत्ति जब से हुई है पृथ्वी के अंतर्गत इन तत्वों की, अजैविक जैविक ऊर्जा घटकों की, तब से लेकर विकास क्रम वर्तमान तक। ठीक है, वर्तमान तक, फ्यूचर के बारे में तो हम क्या ही प्रिडिक्ट करें, लेकिन वर्तमान तक बताया गया है। ठीक है, आधुनिक समय तक। तो ये भूगर्भिक समय मापने के अंतर्गत इनका विकास और उत्पत्ति बताई गई है। ठीक है, इतना क्लियर समझ में आ चुका है। अब देखो ये जो भूगर्भिक समय मापनी है ना, इनको कुछ इयोन, कल्प, महाकल्प और युग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जब तक आप क्या करेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, मैं इरेज कर रही हूँ तब तक। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। शेयर अभी नहीं करना है, शेयर क्लास कंप्लीट हो जाए उसके बाद में करना है। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पर, अगर बात करें तो आपकी भूगर्भिक समय मापनी क्या करेंगे, हेडिंग लगा देंगे। ठीक है, भूगर्भिक समय मापनी। ठीक है, अब जो भूगर्भिक जो समय मापनी है, इसके अंतर्गत क्या है, महत्वपूर्ण रूप से इसको, जैसे इयोन है, इसके अलावा महाकल्प है, ठीक है, और कल्प है, और युग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, जैसे मान लो 5 महत्वपूर्ण महाकल्पों में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, 5 महत्वपूर्ण महाकल्प कौन से हैं, देखो डायग्राम वाइज ही समझा देती हूँ ताकि आपके दिमाग में भी क्रिस्टल क्लियर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला जो महाकल्प है वो कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्या, ये महाकल्प है जिनको हम लोग कल्पों में, यानी कल्प मतलब क्या हो गया, काल, इजी करके समझे, लेकिन लिखे ज्योग्राफी की लैंग्वेज में। ठीक है, आंसर, लेकिन दिमाग में इजी वर्ड ही रखे, क्लिष्ट शब्दावली नहीं रखे। ठीक है, तो कल्प मतलब क्या हो गया, काल। ठीक है, एरा। अब यहाँ पर देखो क्या है, इरा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि आपका जो ये सबसे पहला जो कल्प हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, प्री पैलियोजोइक। प्री पैलियोजोइक यहाँ पर सबसे पहला जो महाकल्प है वो हो जाएगा। ठीक है, अब प्री पैलियोजोइक को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और 2 पार्ट्स में 2 कल्पों के अंतर्गत क्या डिवाइड करेंगे। आई होप अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, यस। तो यहाँ पर प्री पैलियोजोइक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और 2 पार्ट्स में किन में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या आपका, फर्स्ट आ जाएगा क्या आपका आर्कियन, और उसके बाद में आ जाएगा क्या यहाँ पर, तो आ जाएगा आपका प्रीकैम्ब्रियन, आपका सॉरी आर्कियन आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा आपका प्री कैम्ब्रियन। यस, सही है, प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक आ जाएगा आर्कियन और सेकंड आ जाएगा क्या, प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, फिर प्री पैलियोजोइक के बाद में आ जाएगा क्या आपका पैलियोजोइक। अब यहाँ पर पैलियोजोइक के अंतर्गत आपके क्या आ जाते हैं, तो पैलियोजोइक के अंतर्गत आपके जो सबसे पहला आएगा वो आएगा कैम्ब्रियन। इसके अंदर के 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक तो आ जाएगा क्या, कैम्ब्रियन। सेकंड आ जाएगा क्या आपका, तो ओर्डोवीसियन आ जाएगा, ओर्डोवीसियन आ जाएगा। थर्ड आ जाएगा कौन सा आपका, सिल्यूरियन आ जाएगा, सिल्यूरियन आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ आ जाएगा क्या आपका, फोर्थ आ जाएगा डिवोनियन आ जाएगा, डिवोनियन आ जाएगा। ठीक है, डिवोनियन के बाद में नेक्स्ट आ जाएगा आपका कार्बोनिफेरस आ जाएगा। ठीक है, कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस आ जाता है। ठीक है, और सिक्स्थ आ जाता है क्या आपका, परमियन। ठीक है, तो याद करते चलेंगे बिल्कुल। इसके अलावा देखो आपके पैलेजोइक के बाद में आ जाएगा क्या, अब यहाँ पर देखो क्या है, पैलेजोइक के बाद में आ जाएगा आपका आपका मैसोजोइक आ जाएगा। ठीक है, तो मैसोजोइक के अंतर्गत, मैसोजोइक में 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम लोग कल्पों को। ठीक है, हम तो क्या वैज्ञानिकों ने किया है वही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैसोजोइक के को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें आ जाएगा आपका, एक तो आ जाएगा ट्रियासिक आ जाएगा, ट्रियासिक आ जाएगा। सेकंड आ जाएगा आपका जुरेसिक आ जाएगा, जुरेसिक के बाद में क्या आ जाएगा आपका, क्रिटेशियस आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका क्रिटेशियस। ठीक है, फिर बाद में, फिर मेसोजोइक के बाद में आ जाता है आपका सीनोजोइक। मेसोजोइक के बाद में क्या आ जाता है आपका, सीनोजोइक।
और सीनोजोइक को फिर से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सीनोजोइक के अंतर्गत आ जाता है आपका सबसे पहला आ जाता है पैलियोसीन, ठीक है। ये पैलियोजोइक प्रीपैलियोजोइक नहीं है, पैलियोसीन है, ध्यान रखना है। इसमें सारे सीन सीन लगेंगे लास्ट में, ठीक है। तो पैलियोसीन है, इसके बाद में आ जाएगा आपका इयोसीन है, ठीक है, इयोसीन है, फिर है ओलिगोसीन है, ओलिगोसीन है, इसके अलावा आ जाएगा आपका मायोसीन है, ठीक है, फिर बाद में आ जाएगा प्लायोसीन आ जाएगा, ठीक है, प्लायोसीन। अब यहाँ नेक्स्ट जो आपका लास्ट जो बच चुका है ये महाकल्प वर्तमान में चल रहा है नियोजोइक, और जिसके नियोजोइक के अंतर्गत पहला आ जाएगा क्या, प्लिस्टोसीन, और ये जा चुका है, अभी कुछ समय पहले गया है, अभी वर्तमान में चल रहा है क्या, होलोसीन चल रहा है, ठीक है। तो यहीं तक हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। एक बार मार्कर मैं चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ध्यान देना है क्या, सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी एक एक की पर्टिकुलर विशेषता हम लोग पढ़ेंगे। तो आर्कियन में देखो, आ से ध्यान देना है क्या, इसके अंतर्गत आगन्य चट्टानों का क्या हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, ठीक है। आगन्य चट्टाने इग्निशियस रॉक्स, ठीक है। तो इग्निशियस रॉक्स का क्या होता है, प्रादुर्भाव होता है। जैसे मैंने आपको बताया था जब हमने पढ़ा था जैव मंडल के अंतर्गत, भाई वही तो चीजें चल रही है, ये काल वही है, उसी जैव मंडल मतलब उसमें मैंने आपको बताया था जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ, ठीक है। तो स्थल मंडल के वक्त मैंने आपको बताया था क्या, कि जब पृथ्वी जब सूर्य से अलग हुए प्लैनेट्स यानी फिलामेंट जब अलग हुआ, उनमें पृथ्वी भी एक अलग से प्लैनेट बना, ठीक है। तो पृथ्वी क्या है कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने लग गया, अपने एक्सिस पर घूमने लग गया, रोटेट करने लग गया। अब पृथ्वी जो है परिक्रमा भी करने लग गया सूर्य के चारों ओर। तो पृथ्वी क्या है, धीरे धीरे जो द्रव अवस्था में, जो पृथ्वी जो द्रव अवस्था में थी, तो धीरे धीरे अब ये शीतल बनने लग गई, ठीक है, ठंडी होने लग गई। अब ठंडी होगी तो जमाव होगा, ऑब्वियसली बात है। अब जमाव होगा तो क्या है कि यहाँ पर इस पृथ्वी के अंतर्गत बहुत सारे अनेक तत्व थे, खनिज थे, बहुत सारी धातुएं थी, धातुओं में हल्की भारी सभी प्रकार की धातुएं थी। तो यहाँ पर क्या है, जब ये पृथ्वी जब शीतल अवस्था में आई ना, तो ये काल आर्कियन कल्प के अंतर्गत ही ये शीतल अवस्था में आने लगती है, ठीक है। तो धीरे धीरे शीतल होने लगती है कौन, आपकी पृथ्वी। अब ये जब शीतल होती है तो यहाँ पर मैं बनाकर बता देती हूँ, ये आपका क्या है, पृथ्वी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये पृथ्वी को मान लीजिए हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये ऊपरी पार्ट आ गया क्या आपका, पृथ्वी का क्रस्ट आ गया, ये आ गया क्या आपका, पृथ्वी का मेंटल आ गया, ठीक है, और ये आ गया क्या, क्रोड आ गया, ठीक है। तो पृथ्वी जब शीतल हुई ना, यानी कि अपनी एक्सिस पर क्या कर रही है, ये रोटेट कर रही है, और साथ में अपनी एक्सिस पर तो कर ही रही है, और साथ में जैसे मान लीजिए अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, इसके अलावा ये सूर्य के भी तो चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है, सूर्य के भी तो रोटेट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये धीरे धीरे इसमें गति होगी, तो इसका जो शीतल, ये इसका द्रव जो भाग है, यानी जो द्रव था, ये क्या है, ये शीतल होकर किसमें, ये ठंडा हो जाएगा, ठीक है। ठंडा होगा तो जमने लगेगा। अब जब यहाँ पर ये जमने लगेगा, तो मान लीजिए एक आप बाल्टी आपने ली है और उसमें कुछ कंकड़ पत्थर डाल दिए, मिट्टी डाल दी, कंकड़ पत्थर डाल दिए, कुछ पेंसिल्स डाल दी, यानी ग्रेफाइट आपने जो पेंसिल में होता है वो डाल दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर मान लो पत्थर डाला है आपने, पत्थर में लोहांश की मात्रा अधिक है, ग्रेनाइट नीस की मात्रा अधिक है, तो वो तल में जाकर, पेंदे में जाकर जम जाएगा, ठीक है। तो सेम वैसा ही होता है, यहाँ पर क्या है, जो हल्की धातुएं होती है वो तो पृष्ठ के नीचे यहाँ मेंटल में जमा हो जाती है, और जो भारी धातु होती है जिनमें लोहांश की मात्रा अधिक होती है, जैसे आपका ग्रेनाइट है, नीस है, ठीक है, और नीफे है, फेरस है, तो ऐसी मात्रा, ऐसी जो धातुएं हैं उनकी मात्रा क्रोड में जाकर जमा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये जमा होती है तो क्या होता है भाई, एक तो ये ठंडी होकर जमा होने लगे, दूसरे यहाँ पर क्या चीजें देखने को मिली, आगन्य चट्टानों में वृद्धि हुई। आगन्य चट्टानें कौन सी, वही ग्रेनाइट नीस जो यहाँ पर इसी कल्प में, भाई ऐसे ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है आर्कियन कल्प की, ये बात है हजारों लाखों वर्षों की, ठीक है। तो उसी कल्प में शीतल तो हुई ही पृथ्वी, लेकिन यहाँ पर क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट की जो प्रक्रिया यहाँ पर गतिविधियां देखी गई ना, कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि संबंधित जो धाराएं हैं, इन्होंने जो है मैग्मा को ऊपर की ओर धकेला, ठीक है,
तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा था पृथ्वी का। तो मैग्मा जब यहाँ पर, ये जो यहाँ पर मान लीजिए मेंटल से ऊपर की ओर मैग्मा उठा, तो इस वाले पार्ट के अंदर जो ग्रेनाइट और नीस जाकर जो जमा हो गई थी उनको ऊपर की ओर धकेल दिया। तो ग्रेनाइट नीस ऐसे मतलब ये गहराई में जो पाई जाती है, और ये जब यहाँ पर मैग्मा के साथ में जब मतलब मैग्मा के रूप में जब ऊपर आई, तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी ये जो लोहांश ऐसी धातुओं को भी ऊपर लेकर आई, और ये इतनी ज्यादा कठोर थी, इतनी ज्यादा मतलब जो कठोर थी, तो यहाँ पर आकर ये जमा हो गई, मैं O2 के संपर्क में आकर लावा के रूप में कन्वर्ट होकर ये पर्वत के रूप में यहाँ पर जमा हो गई। तो ये जो चट्टानें आई ना, फिर इन्हीं चट्टानों को इग्निशियस रॉक्स या फिर आग्नेय चट्टानों के रूप में माना जाता है। ठीक है, अब आग्नेय चट्टानें भाई सबसे पहले इन्हीं का प्रादुर्भाव हुआ, तो इसी वजह से इनको प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या है, आर्कियन समय में आग्नेय चट्टानें बनी, और आपके ये शीतल होकर पृथ्वी क्या है, मतलब जो है धीरे धीरे शीतल होने लग गई थी। ठीक है, इतनी क्लियर हो गई। अब देखो प्रीकैम्ब्रियन कल्प में किस प्रकार के जो परिवर्तन है वो देखने को मिलता है, वो हम समझते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है प्रीकैम्ब्रियन काल के अंतर्गत क्या होता है। सबसे पहली बात तो आप लोग अगर राजस्थान के एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अरावली का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा। तो सबसे पहले बात अरावली लिख देती हूँ मैं। अरावली के बारे में बार बार सुना होगा कि अरावली कौन से काल की है, तो प्रीकैम्ब्रियन है। तो आज यहीं पे डीपली हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतने टाइम जैसे मान लो आप लोग सिर्फ फैक्ट्स वाली बुक्स पढ़ते हो तो उसमें सिर्फ इतना ही आता है, प्रीकैम्ब्रियन और गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ठीक है, इससे ज्यादा अरावली के बारे में कुछ नहीं आता, लेकिन इसके अंदर आप डीपली समझ सकते हैं कि प्रीकैम्ब्रियन काल क्या था। प्रीकैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली के साथ साथ में और भी पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। जैसे इसके अंतर्गत आ जाएगी आपकी कैनेडियन शील्ड्स है, जो कि कनाडा के अंतर्गत पाई जाती है। जैसे इस प्रकार से मान लीजिए ये आपका क्या है, उत्तरी अमेरिका। इसमें यहाँ पर तो आ जाता है क्या आपका अलास्का। ठीक है, ये है आपका कनाडा है। ठीक है, हमारे जो एनआरआईज होते हैं जो पंजाब से स्पेशली यहीं पर सेटल्ड है, मतलब इंडिया के लिए बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी करते हैं इंडिया के में। ये आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कैनेडियन शील्ड्स क्या है, कनाडा के अंतर्गत है, ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ आपका मैक्सिको आ जाता है। कैपिटल क्या है इसकी, मैक्सिको की, मैक्सिको सिटी है। और यूएसए की क्या है, तो आपका आपके वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी है। तो यहाँ पर क्या है, अरावली पर्वतमाला और कैनेडियन शीट्स का इसी के अंतर्गत निर्माण हुआ। देखो मैंने क्या बताया, आग्नेय चट्टानें यहाँ पर बनने लगी धीरे धीरे। अरावली, कैनेडियन शीट्स, विंध्यन कगार भूमि, इस प्रकार की जो पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण है वो कहाँ पर होने लग गया, प्रीकैम्ब्रियन काल में होने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, आग्नेय चट्टानें बनी, और धीरे धीरे यहीं पर तो मान लो एक दो पर्वत बने, लेकिन यहाँ पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण कब देखा गया, तो प्रीकैम्ब्रियन काल के अंतर्गत देखा गया। इतना ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में देख लेते हैं अपन, आपका आ जाएगा क्या, कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन काल में देखो क्या होता है, कैम्ब्रियन काल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का क्या होता है, उद्भव होता है। बिना रीढ़ की हड्डी वाले जानवर। ठीक है, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जानवर कौन से होते हैं, इंसान तो नहीं होता भाई, इंसान में रीढ़ की हड्डी होती है तभी वो इतना अकड़ कर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जो जानवर होते हैं, जैसे आपकी फिशेज हो गई, मछलियां कितनी फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बिना रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों में महत्वपूर्ण आ जाती है आपकी कौन सी, तो जेलीफिश आ जाएगी। ठीक है, जेलीफिश आ जाएगी। जेलीफिश का उद्भव कब हुआ था, कैम्ब्रियन काल के अंतर्गत हुआ। ठीक है, इतना आप इतना समझ में आ चुका है। अब देखो इसी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कार्य और होता है। देखो इग्निशियस रॉक्स बनी आर्कियन कल्प में। अब यहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक्स है, अवसादी जो मतलब चट्टाने, आग्नेय चट्टानों का ही अवसादीकरण प्रारंभ हो गया। भाई अवसादी चट्टाने, मेटामॉर्फिक रॉक्स किसको कहा जाता है, तो ऐसी चट्टाने जो चूना पत्थर के रूप में पाई जाती है, या जिनमें परतदार यानी कि लेयर्स होती है, लेयर्स बनी होती है। ठीक है, लेयर्स बनी होगी मतलब कमजोर चट्टाने होगी, कमजोर या फिर मुलायम चट्टाने होगी। ठीक है, तो या फिर इनमें जब टूट फूट होती है ना अगरने में, तो वो अवसादी में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो कमजोर या फिर मुलायम कह दीजिए, या फिर इनमें क्या है, जीवाश्मों की क्या हो जाती है, जीवाश्मों की यानी विद्यमानता शुरू हो जाती है, यानी जीवाश्म रहने लग जाते हैं किनमें, इन लेयर्स के अंदर, इन चट्टानों में। उसको थोड़ा खोखला कर देते, कमजोर कर देते, मुलायम कर देते। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है, अवसादीकरण प्रारंभ हुआ चट्टानों का, या मान लीजिए अवसादी चट्टानों की यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, अवसादी चट्टानें इस काल में, कैम्ब्रियन काल में। ठीक है, जैसे कौन सी चट्टाने हो गई, चूना पत्थर हो गया। ठीक है,
चूना पत्थर के अलावा बलुआ पत्थर हो गया। तो इस प्रकार की हमें चट्टानें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद में देखा जाए ओडोविशियन काल। अब देखो ओडोविशियन काल के अंतर्गत क्या होता है, ओडोविशियन काल में होता है क्या, तो आपकी जो अर्थ है ना वो ओवरफ्लो हो जाती है। देखो लास्ट क्लासेस में शायद मैंने कार्बोनिफेरस बोल दिया था आप गलती से, लेकिन ध्यान रखना ओडोविशियन काल में क्या होती है, अर्थ जो होती है वो ओवरफ्लो हो जाती है। अर्थ क्या होती है, ओवरफ्लो हो जाती है, ठीक है। अर्थ ओवरफ्लो हो जाती है और यहाँ पर क्या है, मतलब सभी जगह जो महाद्वीपीय पार्ट होता है वहां पर जल मग्न हो जाती है स्थिति है ऐसी ओडोविशियन काल के अंतर्गत, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति ओडोविशियन काल के अंतर्गत देखी गई, ठीक है। अब सिल्यूरियन काल के अंतर्गत क्या होता है, तो सिल्यूरियन काल के अंतर्गत यहाँ पर ऊर्जा संसाधनों की हमें क्या है, ऊर्जा संसाधन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऊर्जा संसाधनों की यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डिवोनियन काल के अंतर्गत क्या है, मत्स्य युग की इसको संज्ञा दी जाती है, यानी कि मत्स्य के मछलियों की जो है ना सर्वाधिक संख्या में यहाँ पर वृद्धि होती है, कहाँ पर, डिवोनियन काल के अंतर्गत, ठीक है। अब देखो एक चीज है, सिल्यूरियन काल में हमें रीढ़ की हड्डी वाले जानवर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। रीढ़ की हड्डी वाले जानवर भी हमें देखने को मिलते हैं और रेंगकर चलने वाले जानवर भी हमें इन्हीं कालों के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। रेंगकर जैसे आपका सरीसृप हो गया या सांप वगैरह, ठीक है, लिजार्ड्स हो गई, तो इस प्रकार के जानवर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। डिवोनियन हो गया, फिर कार्बोनिफेरस। देखो कार्बोनिफेरस में कार्बन नाम आ रहा है तो वहीं से हम लोग समझ जाएंगे कुछ कार्बन से संबंधित तत्व विद्यमान होंगे, तो कार्बन है, कोयला है, ठीक है। कोयले में भी बहुत ज्यादा कार्बन होता है और कार्बन के आधार पर ही इसकी गुणवत्ता मापी जाती है। जैसे कोयला के 3-4 प्रकार का होता है, जैसे एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनियस है, लिग्नाइट है, पीट है, 4 प्रकार का होता है। तो एंथ्रेसाइट सबसे श्रेष्ठ कोयला माना जाता है, ठीक है। अब देखो कोयला और कार्बन और यहाँ पर एक और आपका प्राकृतिक तेल, ठीक है। प्राकृतिक तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। प्राकृतिक तेल, पेट्रोलियम हो गया, तो इनकी भी हमें विद्यमानता कहाँ कब देखने को मिलती है, तो कार्बोनिफेरस युग में। अब ये इस युग में क्यों देखने को मिली, तो क्या होता है, ये जैसे चट्टानों का है, आपने देखा अवसादीकरण हुआ, तो क्या है बहुत सारे जीवाश्म क्या है इस कल्प तक आते आते कार्बोनिफेरस काल तक आते बहुत सारे जीवाश्म चट्टानों के मलबे के नीचे दब गए, ठीक है। अब दबने से क्या उनका जूस निकल गया, यानी कि वो मर गए, ठीक है। मतलब हंसने की बात नहीं है, सोल्स होती है उनमें भी, जीव है वो भी, ठीक है। पर क्या है यहाँ पर कार्बोनिफेरस युग में क्या है, वो जीवाश्म मर गए। अब जब मरने से क्या हुआ, आपको पता है जो कुछ भी चाहे समुद्री जीव हो, मछलियां हो, चाहे वो चट्टानों में मरते हो जानवर, तो उनसे पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। गल्फ कंट्रीज हैं जैसे कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान, मस्कट, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, तो इनके अंतर्गत क्या है, ये गर्म देश है, एकदम गर्म जलवायु वाले। वहां इतने ज्यादा उनके फारस की खाड़ी है, आसपास में जो लाल सागर है, तो वहां से जो मछलियां भी मर जाती है। इसके अलावा वहां इतनी गर्मी के गर्मी का एक तरीके से लेवल बहुत ज्यादा, तापमान टेम्परेचर लेवल हाई रहता है। इस वजह से आपके जमीन के नीचे भी इतने ज्यादा जो अरबों वर्ष पहले जो जीव जंतु जो मरे हुए हैं, जीवाश्म मरे हुए हैं, उनकी वजह से वहां पर पेट्रोलियम अभी तक हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ये, और अभी आप देखेंगे तो अगर आप इंडिया में भी अगर देखा जाए तो साउथ में जो यहाँ पर जो मत्स्य के जो केंद्र है, यानी मछलियों का काफी प्रधानता है, तो यहाँ से हम लोग पेट्रोलियम यहाँ से इन फ्यूचर हम लोग प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये इनके मलबे के नीचे दबने के कारण क्या है, कोयले में चेंज हुए। कोयले में तो क्या चेंज हुआ, वनस्पतियां। भाई वनस्पतियां क्या है आपके अरबों वर्षों अरबों वर्षों तक अगर वो जमीन के नीचे धसी रहती है तो वो किस में चेंज हो जाती है, आपके कोयले में चेंज हो जाती है। और वनस्पति जब और कोयला फिर अपनी अवस्थाओं से गुजरता है, एंथ्रेसाइट उसकी लास्ट अवस्था रहती है, उससे भी जब वो गुजर जाता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, तो एक डायमंड में चेंज हो जाता है, ठीक, किस में चेंज हो जाता है, डायमंड में, ठीक है। वनस्पति से कोयला बना, कोयला से वनस्पति, लेकिन कोयले अगर कोयला बन रखा है तो कोयला ही हम लोग अगर प्राप्त कर लेते हैं तो वो कोयले तक ही हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको और अरबों वर्षों तक रखा जाए जमीन में कोयले को, तो वो डायमंड में चेंज हो जाता है, ठीक है। वही स्थिति इंसान के साथ होती है, हर टाइप की परिस्थिति आती है जीवन में, बहुत सारे कई उतार चढ़ाव आते हैं, पर वो तपता रहता है, फिर ठंडा होता है, फिर तपता रहता है, फिर ठंडा होता है, तो ऐसे करके वो यहाँ पर डायमंड बन जाता है,
है, ठीक है। तो यहाँ चलो ये बात आपके डायमंड की नहीं थी, इंसान की थी। तो यहाँ पर क्या है, इतना हमने पढ़ लिया। अब लास्ट आता है आपका क्या, इसके अंदर आपका पैलेयोजोइक में परमियन काल, ठीक है। तो परमियन काल के अंतर्गत भी कुछ इसी प्रकार की स्थितियां देखी गई, इतना ज्यादा खास नहीं है। अब चलो यहीं पर आ जाते हैं हम लोग ट्रियासिक में। जो काल का जो ट्रियासिक काल है उसके अंतर्गत आते हैं। देखो ट्रियासिक काल में क्या होता है, आपके स्तनधारी जीवों का विकास होता है। स्तनधारी जीवों का विकास होता है। स्तनधारी जीव मतलब जैसे जंतुओं का विकास होता है, यहाँ पर मनुष्य का विकास अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे स्तनधारी जीवों का विकास हो जाता है। इसके अलावा देखो अब जुरेसिक आपका जो आता है ना, जुरेसिक काल, इसके अंदर डायनासोरस की उत्पत्ति देखी जाती है। देखो जुरेसिक वर्ल्ड, जुरेसिक पार्क आपकी अगर मूवीज देखी गई हो तो वो स्पेशली डायनासोरस पर बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जुरेसिक काल के अंतर्गत क्या है, डायनासोरस देखे जाते हैं। अब आप बोलोगे अभी तो नहीं दिखाई देते हमें, तो भाई ये डायनासोर्स की जो प्रजाति है वो पूरी तरह विलुप्त हो गई है। और अच्छा है विलुप्त हो गई, वरना अभी हम लोग विलुप्त हो जाते हैं अभी तक, ठीक है। तो डायनासोर्स क्या है, अभी जुरेसिक काल तक तो रहते हैं, लेकिन जुरेसिक और यहाँ पर आपके देखो इसके अंदर ये आपके प्लायोसीन और मायोसीन के आसपास में आपके हिमयुग आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो कुछ बुक्स में आपको क्रिटेशियस और जुरेसिक के मध्य के अंदर हिमयुग देखने को मिलेंगे। 4 हिमयुग आते हैं। यानी क्या होता है, पृथ्वी से एक क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड टकरा जाता है और तापमान मतलब आपका सन जो है ना, सन की रोशनी पृथ्वी तक नहीं आती, तो पूरा बर्फ से ढक जाता है। जो पृथ्वी ओवरफ्लो हुई थी ओर्डोविशियन काल में, वो बर्फ में तब्दील हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जल है वो चेंज किस में हो जाता है, बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है और हिमयुग मतलब छा जाता है। तो 4 हिमयुग आए थे टोटल, जैसे गिट्स, वुर्म, मुंडेल और रेस, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 ये नाम के जो है हिमयुग आए थे। तो उसमें क्या हुआ, हिमयुग आए तो वनस्पतियां नष्ट हो गई। वनस्पतियां भाई आपके जैसे बर्फ में टुंड्रा वनस्पति उग सकती है, लेकिन अगर सनराइज बिल्कुल ही नहीं होगा, वैसे अभी देखो टुंड्रा वनस्पति नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पाई जाती है। और क्यों पाई जाती है, बिकॉज कुछ एक मात्रा में तो सनराइज की 1-2 किरणें तो पहुंचती है, तो वनस्पति को पनपने के लिए या जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो पौधे जो भोजन बनाते हैं उसके लिए अनुकूल दिशाएं मिल जाती है। लेकिन हिमयुग में ऐसी दशाएं नहीं थी, तो वनस्पति क्या है, पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। वनस्पति नष्ट हो जाने से क्या है, ये भी नष्ट हो जाते हैं, कौन, डायनासोर्स भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डायनासोर्स इसी प्रकार से विलुप्त हो जाते हैं। फिर आपका क्रिटेशियस युग आता है। फिर उसके बाद में जैसे आपके पैलियोसीन है, फिर इयोसीन है, ओलिगोसीन आ जाता है, मायोसीन है, प्लायोसीन है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये आपके युग आते हैं। और इन युगों के अंदर क्या है, जैसे मान लो ओलिगोसीन है, तो ओलिगोसीन में क्या होता है, आपकी जैसे एंडीज जो पर्वतमाला है, जो आपकी कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है। और ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है एंडीज, ठीक है। 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लंबाई मतलब यूं क्षैतिज है, ठीक है। मीटर्स में हम लोग ऊंचाई मापेंगे, ठीक है। तो आपके जो एंडीज है और इनका जो है उद्भव किस में होता है, ओलिगोसीन में, ठीक है। एंडीज, रॉकीज, हिमालय का, ठीक है। रॉकीज आपके उत्तरी अमेरिका में, हिमालय आपको पता ही है आपका नॉर्थ इंडिया में फैला हुआ है, ठीक है। फिर ये जो आपके, फिर उसके बाद में बात करें तो वर्तमान में जो है नियोजोइक नामक महाकल्प चल रहा है, जिसका प्लस आपका प्लिस्टोसीन पहला काल जा चुका है। होलोसीन अभी वर्तमान में आधुनिक युग चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्लिस्टोसीन में एक महत्वपूर्ण कार्य और क्या हुआ, ये आपका मान लो ये इस प्रकार से कुछ उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। अब यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में आपको पता है कि यहाँ क्या है, तो यहाँ आपका है क्या, कनाडा है। और कनाडा से नीचे यहाँ पर है यूएसए। तो आपको पता है यूएसए और कनाडा की सीमा पर 5 जो है प्रमुख आपके लेक्स पाई जाती है, झीलें पाई जाती है। लेक सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरी, ओंटेरियो, इस प्रकार से आपकी जो है 5 जो है लेक्स पाई जाती है। तो वो लेक्स का विकास कब हुआ, प्लिस्टोसिन काल के अंतर्गत ही हुआ। जब हिमयुग चले गए तो यहाँ की जो बर्फ पिघली ना, मतलब हिमानियों के रूप में चेंज हो गई। भाई कुछ समय तक ये हिमानिया जो है हिमानियों में जो हिमानियों का जो जल है वो पिघल भी जाता है, लेकिन ये हिमानी के रूप में, ये झीलें जो है हिमानी के रूप में, यानी बर्फ की एक नदी टाइप में ये झीलें बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, नदी नहीं कह सकते, नदी लंबी होती है, झीलें कुछ मात्रा में होती है, लेकिन तालाबों से छोटी होती है और नदियों से अपना रुख अलग किए हुए रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक देखो, एक नदी और 2 महत्वपूर्ण है आपके कनाडा और यूएसए की सीमा पर, मिसिसिपी, मिसौरी, ठीक है।
तो वो भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें आपके ये 5 जो झीलें हैं महत्वपूर्ण, इनका विकास हुआ। होलोसीन अभी वर्तमान युग है, जिसको हम लोग आधुनिक युग हम लोग कह सकते हैं। और इसके अंदर जो तापमान में वृद्धि है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, जो कि हमारे लिए एक चिंता का विषय भी है। ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए चिंता का विषय है, ठीक है, क्योंकि ओजोन लेयर में जो एक तरीके से जो होल जो बना रहा है अभी ग्लोबल वार्मिंग, तो इस प्रकार से हम लोग बहुत ज्यादा ये इस वजह से चिंता है। नहीं, जो आपके ओजोन लेयर में जो होल है ना, इस वजह से जो है क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और ग्लोबल वार्मिंग ओजोन लेयर में छेद इस वजह से हो चुका है कि हम लोग इतने ज्यादा एयर कंडीशनर, हम लोग क्लोरोफ्लोरो सीएफसी जो गैसेस है, इनका इतना ज्यादा यूज करते हैं, तो ये ग्रीन हाउस गैसों की वजह से ऐसा प्रभाव जो है बन चुका है, ठीक है। और उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जिस सन रेज को पहुंचने में अर्थ तक बहुत समय लगता है, भाई वैसे तो सन रेज 8 मिनट में पहुंचती है, और ओजोन लेयर के अभाव में इतना जल्दी सनरेज का पहुंचना, और वो भी इतना हानिकारक प्रभाव डालना, तो वो एक तरीके से आपके अर्थ के लिए भी क्या है, नुकसानदायक है, ठीक है। तो यहाँ पर तापमान में वृद्धि जो है, होलोसीन अभी युग जो चल रहा है, इसकी विशेषता है, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, लंबी नहीं है, बिकॉज भूगर्भिक समय में अपनी मैंने एक ही इसी एक ही मतलब एक ही धरातल पर कंप्लीट मैंने जो काल है वो समझा दिए हैं। आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, खुश रहे, पढ़ते रहे, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।